अगर कुछ बदलना है तो वो बदलाव अंदर से आना चाहिए, एकदम गहराई और असली लेवल पर। आपको बहुत सी चीजें याद रखनी होंगी। वो टाइम जब मैं एक इंसान के तौर पर ज्यादा रिजर्व और इंट्रोवर्ट हो गई थी। अब मुझे दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। डॉक्टर्स के पास MBBS, BHMS, BDS जैसी डिग्री क्यों होती है? क्योंकि किसी भी चीज में अच्छा बनने से पहले उसमें थोड़ा खराब होना पड़ता है। हर कोई अंदर की खूबसूरती की बात करता है, और हाँ, मैं भी ये इसलिए कहती हूँ ताकि थोड़ा कूल और कॉन्फिडेंट दिखूं। लेकिन सच बताऊं तो कभी कभी मैं खुद थोड़ी इनसिक्योर फील करती हूँ। हमने इस पूरी बात को एक वीडियो सीरीज में तब्दील कर दिया है, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्टूडेंट ने कहा कि सोशल मीडिया से आपके वैल्यूज, कैरेक्टर और पर्सनालिटी का कोई लेना देना नहीं होता। सोशल मीडिया के बिना भी लाइफ की अपनी एक वैल्यू है, और मैं इससे पूरी तरह अग्री करती हूँ। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, तो भी बीच बीच में उससे थोड़ा ब्रेक लेना एक अच्छा आइडिया है। ये आपको रिफ्रेश करेगा और लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका देगा। मैं इसे कभी कभी ट्राई करने की सलाह जरूर दूंगी। अब आते हैं एक कॉमन सवाल पर, पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बीच बैलेंस कैसे करें। इसका जवाब मैंने पहले भी डिटेल में दिया है, तो जरूर वो वीडियो चेक कर लेना। सवाल, हेल्दी PDP और अनहेल्दी PDP में क्या फर्क होता है? ओके, तो मैंने थोड़ी देर सोचा कि PDP आखिर है क्या। पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले तो मैं यही सोच रही थी कि भला पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे अनहेल्दी हो सकता है ना। लेकिन फिर समझ आया कि असल में PDP का मतलब वो सीनियर्स वाला पूरा प्रोसेस है, जहां वो आकर आपसे इंट्रो लेते हैं। ये ठीक है, क्योंकि इससे आप खुलते हैं। सीनियर्स के साथ हेल्दी इंटरेक्शन होना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन हकीकत में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सीनियर्स बेवजह आपको डराने की कोशिश करते हैं। मुझे अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस याद है। इंट्रोडक्शन के दौरान हमें कहा गया कि नीचे देखकर बात करो, और मैं यही सोचती रही कि भला ऐसा क्यों? हमने मेहनत करके ये मेडिकल सीट ली है, तो मुझे सिर झुकाने की क्या जरूरत है? अब विडंबना देखो, वही लोग जो खुद ये सब झेल चुके हैं, जब सीनियर बनते हैं तो वही चीजें अपने जूनियर्स के साथ दोहराते हैं। अगर बदलाव लाना है तो वह भीतर से आना चाहिए। सीनियर्स को वेलकमिंग और सपोर्टिव होना चाहिए। अगर आपके सीनियर्स ने आपके साथ ऐसा नहीं किया था, तो पक्का करें कि आप अपने जूनियर्स के साथ वैसा न करें। और अगर आप फिलहाल इस सब से गुजर रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगी, चिंता मत करो। फर्स्ट ईयर पास करोगे, सेकंड ईयर में पहुंचोगे, और यही लोग आगे चलकर आपके दोस्त भी बन जाएंगे। बस इसे ज्यादा दिल पर मत लो, स्ट्राइड में लो और आगे बढ़ो। और प्लीज अपने जूनियर्स के साथ यह सब न करना। शोर में सोने का क्या तरीका है? एक्सरसाइज करो और खुद को इतना थका दो कि जब बेड पर लेटो तो बस तुरंत नींद आ जाए। फिर ना लाइट का ध्यान रहेगा ना शोर का। ये स्ट्रेटेजी वाकई काम करती है। दूसरा तरीका यह है कि अपने कानों में ईयरप्लग्स लगा लो, इससे शोर कम सुनाई देगा। तीसरा ऑप्शन है कामिंग म्यूजिक सुनो। अल्फा वेव सुन सकते हो, जो आपको जल्दी सुलाने और बेहतर रिलैक्सिंग नींद में मदद करती है। और अगर शोर लोग कर रहे हैं, तो उनसे बस विनम्रता से रिक्वेस्ट करो कि थोड़ा धीमे बात करें। मुझे चीजें याद नहीं रहती, ऐसे में मैं MBBS और मेडिकल फील्ड में कैसे सरवाइव करूं? देखो, मेडिकल फील्ड में बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इसमें आदत हो जाएगी। फिर भी मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ जो आपके लिए मददगार हो सकती है। नंबर 1, जानकारी को समझो, रटने से बचो। जो भी पढ़ रहे हो उसे अच्छे से समझने की कोशिश करो। एक बार समझ जाओगे तो याद करना आसान हो जाएगा। नंबर 2, इंटरलिंकिंग करो। जानकारी को आपस में कनेक्ट करो। मान लो आप थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी पढ़ रहे हो, फिर जब फिजियोलॉजी में एंडोक्रिनोलॉजी पढ़ने जाओ तो एनाटॉमी को भी साथ में रिवाइज करो। और जब बायोकेमिस्ट्री में थायराइड फंक्शन टेस्ट्स पढ़ रहे हो तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी एक बार दोहरा लो। इस तरह जानकारी आपस में जुड़ती है और मेमोरी में पक्की हो जाती है। नंबर 3, अच्छी नींद लो। जब आप सोते हो तो वही समय होता है जब आपकी पढ़ी हुई चीजें मेमोरी में स्टोर होती है। नींद जितनी अच्छी होगी, याद रखने की क्षमता उतनी बेहतर होगी। नंबर 4, बार बार रिवीजन करो। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। रिवीजन का कोई शॉर्टकट नहीं है। नंबर 5, इन नोट्स और फ्लो डायग्राम्स बनाओ। नोट्स बनाओ, खासकर फ्लो डायग्राम्स, इससे पिक्टोरियल मेमोरी बनती है और एग्जाम में चीजें आसानी से याद आती है। नंबर 6, खुद को समझाओ। टीच बैक मेथड। जब कोई कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो उसे खुद को ही समझाने की कोशिश करो। इसे टीच बैक मेथड कहते हैं। अगर कोई दोस्त है तो उसे समझाओ, और अगर नहीं है तो खुद को ही पढ़ाओ। ये तरीका वाकई असरदार है। नंबर 7, नेमोनिक्स बनाओ। याद रखने के लिए छोटे छोटे मजेदार नेमोनिक्स बनाओ। ये ट्रिक्स आपकी मेमोरी को और मजबूत बनाते हैं। ये भी एक काफी दिलचस्प और थोड़ा इमोशनल अनुभव है। मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड की दोस्ती धीरे धीरे कमजोर होने लगी, क्योंकि हम दोनों पर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा था। मैं अपनी सबसे गहरी और डार्क सीक्रेट्स उसी से शेयर करती थी, लेकिन जब हमारी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही तो वही सीक्रेट्स लीक हो गए और स्कूल में सबके बीच गॉसिप का टॉपिक बन गए। इससे मुझे एक बहुत कड़वा सबक मिला, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। और शायद यहीं से मैंने थोड़ा ज्यादा
रिजर्व और इंट्रोवर्ट होना शुरू कर दिया। अब मुझे दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना बहुत मुश्किल लगता है। सच में ये काफी सैड है। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई आप पर भरोसा करता है और अपने दिल की बातें आपसे शेयर करता है तो उस भरोसे को कभी ना तोड़े। हो सकता है आपको लगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके एक छोटे से एक्शन से किसी की लाइफ पर गहरा असर पड़ सकता है। मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। मैं हेल्प कैसे मांगू बिना वल्नरेबल फील किए, और मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाला इंसान जेन्युइन है या नहीं? देखो, अगर आप नहीं पूछोगे तो कभी पता नहीं चलेगा कि सामने वाला जेन्युइन है या नहीं। इसलिए कभी हेल्प मांगने से शर्माओ मत। सोचो, अगर आप कभी मांगोगे ही नहीं तो आंसर हमेशा नो ही होगा, लेकिन अगर आप पूछोगे तो एक पॉसिबिलिटी है कि यस भी मिल सकता है। वर्स्ट केस सिनारियो क्या है कि सामने वाला बस नो बोलेगा, बस इतना ही। और सच बोलूं तो दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहते हैं। डॉक्टर्स के पास MBBS, BHMS, BDS जैसी डिग्रीज क्यों होती है? ये सब एक जैसी क्यों नहीं होती? देखो, जो तुमने चीजें बताई, जैसे MBBS है वो ज्यादातर एलोपैथी पर बेस्ड है, BHMS होम्योपैथी पर फोकस करता है, फिर आयुर्वेद है, डेंटिस्ट्री है, नेचुरोपैथी भी है। तो ये सब अलग अलग साइंसेज हैं, हर एक का हीलिंग यानी इलाज करने का अपना तरीका है। सच कहूँ, हम सबका मोटिव सेम है, लोगों को हेल्दी बनाना। इसलिए हर एक मेडिकल साइंस अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और हर फील्ड को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सबको इक्वली और रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना जरूरी है। मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान इस चीज को खुद एक्सपीरियंस किया है। नीट की तैयारी के दौरान स्ट्रेस का असर सीधा आपकी मेंटल हेल्थ और ईटिंग हैबिट्स पर पड़ता है, जिससे वेट गेन होना भी काफी कॉमन है। ये सच है, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो दो तरह के एक्सट्रीम होते हैं। कुछ लोग एक एंड पर होते हैं, वे ओवर ईटिंग करने लगते हैं और उनका वजन बढ़ जाता है। वहीं कुछ लोग दूसरे एंड पर होते हैं, वे खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं और उनका वजन कम हो जाता है। दोनों ही सिचुएशन अनहेल्दी है। क्या लाइफ में सिर्फ पैसे जरूरी हैं या रिस्पेक्ट? दोनों जरूरी है, और मेरी माने तो दोनों तब सबसे ज्यादा मायने रखते हैं जब आप उन्हें अपनी मेहनत से कमाते हो, तभी उनकी असली वैल्यू समझ में आती है। बचपन में मुझे 2 गेम्स से सबसे ज्यादा लगाव था। उनमें से एक था साइकिलिंग। सिर्फ साइकिलिंग सीखने में मुझे 3 साल से ज्यादा लग गए, लेकिन आज मैं कई साइकिलिंग टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेता हूँ। इससे मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। भले ही मैं स्लो लर्नर हूँ, लेकिन मैं फिर भी सीख सकता हूँ। हर दिन सिर्फ 1% का इम्प्रूवमेंट भी बड़ी चेंज लाता है। स्लो लर्नर होना भी फिट करने से कहीं बेहतर है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। किसी भी चीज में अच्छा बनने के लिए पहले उसमें खराब होना जरूरी है। सवाल है, क्या स्लो लर्निंग प्रोसेस या कंसिस्टेंसी ने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया है? जो मुझे याद आता है वो यह है कि मैं मैथ्स में हमेशा स्लो लर्नर था। मुझे कभी मैथ्स इतनी अच्छी तरह समझ नहीं आई। एक बार मैं रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर कर रहा था, जिसे वैसे तो बहुत इजी माना जाता है, लेकिन मुझे उस चैप्टर पर 6 घंटे लग गए। फिर मैंने अपने भाई को बताया, मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस कर लिया, और वो बोला, अरे ये तो आधे घंटे में हो जाता है। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं कभी अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने उस पर मेहनत की और धीरे धीरे मैं उसमें बेहतर हो गई। अगर आप किसी चीज पर कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो आप जरूर इम्प्रूव करते हो। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ लोगों के मन में ये सोच थी कि घर के कामों में माँ की मदद करना सिर्फ लड़कियों का काम है, लेकिन मैंने अपनी माँ की लगभग हर काम में मदद की जो वो हमारे लिए करती थी। इससे मेरी माँ के साथ मेरा एक अच्छा बॉन्ड बना, और साथ ही इसने मुझे मेरा ईगो कम करने में भी मदद की। मैंने महसूस किया कि इससे मैं एक ज्यादा हम्बल और केयरिंग इंसान बन गया। आई थिंक ये बहुत प्यारा है कि आपने ये किया। कुछ बहुत जरूरी चीज जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है वो यह है कि न सिर्फ हमारे अंदर की उम्मीद, बल्कि कभी कभी दूसरों से मिलने वाली उम्मीद भी हमें आगे बढ़ाती है। जब हम खुद को बहुत लो फील कर रहे होते हैं, तब कोई छोटी सी बात भी हमें बहुत बड़ा सहारा दे सकती है। मैंने ये बात एक इंसिडेंट से सीखी। जब मैं 11वीं क्लास में था, हमारे स्कूल में एक ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट हुआ था, जिसमें बहुत कम बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे। उसके बाद हमारे टीचर ने कहा कि जिनके मार्क्स एक खास लिमिट से कम है, उन्हें डॉक्टर बनने का सपना भूल जाना चाहिए। ये सुनकर मैं बहुत हर्ट हुई था। जब मैं घर जा रहा था तो मुझे काफी देर तक कोई रिक्शा नहीं मिला। फिर फाइनली एक रिक्शा वाले ने मुझे लिफ्ट दी। वो अपने घर जा रहे थे और उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। रास्ते में उन्होंने मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। जब मैं रिक्शे से उतारी तो उन्होंने बस एक लाइन कही, टेंशन मत लो, तुम जरूर सक्सेसफुल बनोगे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि भगवान कभी कभी किसी इंसान के रूप में हमारे लिए उम्मीद बनकर आते हैं। जो चीज मैंने सीखी है वो यह है, फेल होने का डर, इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी और बेचैनी, ये सब स्ट्रेस को बढ़ाते हैं और हमारी एफिशिएंसी को घटा देते हैं। ये नेगेटिव फीलिंग्स सिर्फ हमारी स्ट्रेंथ को कम करती है, ये हमें कभी कुछ अच्छा नहीं देती। मैं इससे पूरी तरह एग्री करती हूँ, क्योंकि एक शांत दिमाग और पेशेंस यही वो चीज है जो आपको लाइफ की हर बैटल में जीत दिला सकती है। जो चीज मेरी लाइफ में सच में हेल्पफुल रही है वो यह है कि एक लिस्ट बनाओ, उन चीजों की लिस्ट जिनकी वजह से तुम परेशान हो। फिर उन चीजों को 2 हिस्सों में बांट दो। पहला वो चीजें जिन्हें तुम बदल सकते हो, दूसरा वो चीजें जिन्हें तुम नहीं बदल सकते। अब जिन चीजों को तुम चेंज कर सकते हो उनके लिए अपनी पूरी कोशिश करो, और जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें भूल जाओ। ये बहुत बढ़िया एडवाइस है। अगर कुछ चीजों को बदलना तुम्हारी बस में नहीं है तो उन्हें जाने दो, और जिन चीजों को चेंज करना मुमकिन है उन पर मेहनत करो और उन्हें बेहतर बनाओ। सवाल यह है कि
सब लोग इनर ब्यूटी की बात करते हैं और मैं भी करती हूँ ताकि कूल और कॉन्फिडेंट लगूं। लेकिन असल में मैं अपने लुक्स को लेकर थोड़ा इनसिक्योर और अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। जब भी कोई मुझसे ज्यादा खूबसूरत इंसान दिखता है तो मेरा इंट्रोवर्टेड साइड सरफेस पर आ जाता है। तो ऐसा कुछ बता सकते हो जिससे ऐसी सिचुएशंस में कॉन्फिडेंट फील कर सकूं? देखो, कॉन्फिडेंस कभी भी सुपरफिशियल चीजों से नहीं आना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे लुक्स हों या कोई मटेरियल पोजेशंस। स्किन की ब्यूटी सिर्फ 1 मिलीमीटर गहरी होती है, लेकिन दिल की खूबसूरती वो 7 समंदर से भी ज्यादा गहरी होती है। ब्यूटी बहुत सब्जेक्टिव चीज है। जिसे मैं खूबसूरत मानूं उसे कोई और न माने, और जिसे मैं खूबसूरत न मानूं वो किसी और के लिए सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है। क्लास में एक क्विक एक्टिविटी हुई थी जहां सबको जल्दी से बताना था उनका फेवरेट एनिमल कौन सा है। ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? टाइगर, लायन, पीकॉक, एलिफेंट, डग। यही तो उम्मीद करते हो, है ना? लेकिन कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे आए कि मैं भी शॉक्ड हो गई। आंट्स, क्रोज, मंकीज, ये उनके फेवरेट एनिमल्स थे। उनके लिए एक क्रो भी ब्यूटीफुल था और वो जेन्युइनली ऑनेस्टली कन्विंस थे। तो यही बात है, ब्यूटी इज सब्जेक्टिव और तुम्हें इनसिक्योर या अंडर कॉन्फिडेंट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज जो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी वो है एक्सरसाइज शुरू करो और खुद का ख्याल रखो। सबसे सही टाइम अब है। अगर हम खुद को इस सोच में उलझाए रखेंगे कि परफेक्ट बनने के लिए सबसे अच्छे रिसोर्सेज चाहिए, सही समय चाहिए या बेस्ट गाइडेंस चाहिए, तो वो राइट टाइम कभी नहीं आएगा। इस अर्ज को छोड़ दो और जो भी रिसोर्सेज अभी तुम्हारे पास हैं, उन्हीं के साथ शुरू कर दो। मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करती हूँ। स्टार्ट वहीं से करो जहाँ तुम हो और जो भी तुम्हारे पास है उसके साथ। राइट टाइम का वेट मत करो, क्योंकि वो कभी आता ही नहीं। सवाल ये है, मुझे रिसर्च करने में इंटरेस्ट है लेकिन मैं इसमें बिल्कुल नया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? देखो, अगर तुम फर्स्ट ये या किसी भी साल में हो और रिसर्च करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है एक गाइड ढूंढना। तुम्हारे कॉलेज में कई सीनियर प्रोफेसर्स होंगे या तुम्हारे सीनियर्स होंगे जो पहले से रिसर्च पेपर्स या रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होंगे। जाओ, उनसे बात करो और उनकी रिसर्च में असिस्ट करना शुरू करो। दूसरी चीज है आइकमा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आइकमा का एक STS प्रोग्राम है, शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप प्रोग्राम। ये UG स्टूडेंट्स को रिसर्च करने के लिए एनकरेज करता है। तुम इस प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो और रिसर्च में गहराई से इन्वॉल्व हो सकते हो। ये बात करीब 8 साल पहले की है, जब मैं अपने नेटिव प्लेस गुजरात में था। मैं 12 साल का था और थोड़ा नोटी भी था। एक दिन मैं टेरेस पर टेनिस बॉल से खेल रहा था। तभी मैंने एक बेगर कपल को देखा जो बहुत भूखे थे और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। किसी ने उन्हें कुछ स्लाइसेस ऑफ ब्रेड दिए। जैसे ही बच्चे को ब्रेड मिला उसने तुरंत अपना स्लाइस खा लिया, लेकिन वो अभी भी भूखा था और उसे और चाहिए था। तभी मैंने देखा कि उसके पेरेंट्स ने बिना किसी हेजिटेशन अपने स्लाइसेस भी उसे दे दिए ताकि उसका पेट भर जाए, जबकि वो खुद भूखे रह गए। ये पल मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मुझे ये रियलाइज करवाया कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितनी सैक्रिफाइसेस की है और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ऑन दैट नोट, मैं आज की वीडियो यही खत्म करना चाहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक थम्स अप दीजिए। अपने कमेंट्स और क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं lovefaithhopeandhealing@gmail.com पर। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना हो तो हैंडल यही है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। मैंने 100 फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स से उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस और उनसे सीखी चीजों के बारे में पूछा था और उनसे कोई भी सवाल मुझसे पूछने को कहा था। हमें काफी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज मिले और हमने इन्हें एक वीडियो सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपने सीरीज की बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर चेक करिए। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। लव एंड पीस। हैंड मूवमेंट करो। सीधा जाता है। फोकस लाइट। ये बंद। डू द हैंड जेस्चर अगेन। ठीक है। काम करूंगा तो ना। फोकस। लॉक लॉक इधर देखते रहो, मैं एक सेकंड सीधा स्टेज करेंगे तो भाई 60 FPS भाई मैम बोलती भी वैसी है ना। बस हो गया। चलो 1 2 3 स्टार्ट। लाइट्स ऑन, कैमरा ऑन, एक्शन। नमस्ते एवरीवन। सॉरी। So all media and marketing playing on our minds, and yeah, there is room for everyone. Absolutely essential, and I would really recommend that you do it on a timely basis once in a while. It really happens in med school. This is their weird setup of instilling fear and all, and I think this is genuinely not done. It's really a beautiful process and you will never forget it. Somebody has managed to trust you. Please try and not break it. Don't worry. Just ask for help. Nothing wrong in being a slow learner. I think it's a good thing.